हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग शाम वाले वीडियो में डेली 30 क्वेश्चन आरआरबी प्लेटफॉर्म का जो 2700 प्लस क्वेश्चन है उसी का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। उसमें से 30 क्वेश्चन पर डे शाम में देखते हैं। ठीक, तो हम लोग 8 बजे लाइव आए हैं, तो आपके जितने भी फ्रेंड लोग हैं तो वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक, अगर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, हम लोग मॉर्निंग में जो बेसिक से जो सीखना चाह रहे थे, तो मॉर्निंग में हम लोग बेसिक से क्लास देख रहे हैं, जिसमें नंबर सिस्टम का टॉपिक वाइज वीडियो डल रहा है। तो आप 8 वीडियो उसका डल चुका है। ठीक, सुबह में हम लोग 9 बजे लाइव आते हैं उसके लिए। ठीक, और शाम में ग्रुप डी का देखते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग शेयर कर चुके होंगे। ठीक, लोग 2150 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। 2150 के आगे हम लोग को देखना है, जिसमें कि एएलपी टेक्नीशियन स्टेज 2 का क्वेश्चन दिया गया है, जो 21/9/2019 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2151 क्या कह रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2151 बोला है कि 110 का मतलब गुणा 110%। तो जब प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। 110 का 110%, फिर इसका बोला है मतलब गुणा 10%, इसका 10% निकालना है। बस बहुत सिंपल हो गया। कटा दीजिए। देखिए 1 2 3 3 गो जीरो यहाँ से कटा देंगे। अब ऊपर हो जाएगा 121/10 कर लेंगे, तो भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा यहाँ से 12.1 हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए जिस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 52 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहे हैं। 52 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। बोला हुआ है कि x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर बराबर x-1 इंटू y-2। ठीक, तो बोला है कि हमें वैल्यू निकालना है 2x + 3y, इसका मान निकालना हुआ है। ठीक, अगर ये है इतना तो इसका वैल्यू देखिए। जब भी इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन मिले ना, ये कब बराबर होगा, तो जब इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे तभी ये जा करके सेटिस्फाई करता है। ठीक, ये जो x-1 का वैल्यू का होल स्क्वायर बराबर 0 करेंगे, y-2 का भी वैल्यू का होल स्क्वायर भी 0 करेंगे, तब जा करके ये सेटिस्फाई यहाँ से करेगा। तो जब यहाँ से x-1 बराबर 0 हो जाएगा, x-1 = 0, तो x का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अभी जब भी आएगा ध्यान रखिएगा, जब तक इसको 0 के बराबर नहीं करेंगे सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये भी कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से, तो यहाँ से y बराबर हम लोग का क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। अब इसमें रख देंगे आराम से। x का वैल्यू 1 रख देना है, y का वैल्यू 2, तो रख दीजिए। 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा, प्लस 3 × 2 यानी कि 3 दूना 6, 6 + 2 8 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ से हम लोग का सी आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें हमको इसको 0 के बराबर करना होगा। तो इसको 0 के बराबर किए, तो यहाँ से x बराबर 1 और यहाँ y से बराबर 2 निकला, तो मान रख दिए। 2 एकम 2 और 6 8 हो जा रहा है। बात क्लियर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्या कह रहा है। 53 में हमें बोला हुआ है कि त्रिभुज XYZ y पर समकोण त्रिभुज है। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये y पर समकोण है, y पे, तो x, y और z मान लेते हैं। अब हमें बोला हुआ है कि y पर समकोण है, x 45 डिग्री है, ये जो x है ना ये 45 डिग्री है। ठीक, कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो हमें कह रहा है ना कि sec x का वैल्यू निकालना है। sec x डिग्री का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है। जब ये 45 डिग्री है तो इसका मतलब यहाँ पे sec 45 डिग्री हो जाएगा। और sec 45 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, √2 होता है। अगर नहीं पता है, cos का पता है, तो cos 45 का 1/√2, तो sec 45 उसका इन्वर्स हो जाता है, यानी कि √2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया हुआ है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। देखिए क्या कह रहा है। इसमें थोड़ा आसान क्वेश्चन है, आगे मिलेगा। बढ़िया बढ़िया भी क्वेश्चन है इसमें। जैसे बोला है कि 642 रुपये में बेचा गया, जबकि उसका क्रय मूल्य 600 है। देखिए
विक्रय मूल्य यहाँ से 642 रुपये है और क्रय मूल्य जो हमें दिया हुआ है यहाँ से क्रय मूल्य है आपका 600 रुपये। तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है। देखिए यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है 42 रुपीज़ का, और लाभ हमेशा किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे, और प्रतिशत के लिए क्या कर लेंगे 100 से गुणा कर लेंगे, 2 0 से 2 0 6 7 42, यानी यहाँ से लाभ जो प्रतिशत निकलेगा वो कितना हो जाएगा, तो 7% हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आसान क्वेश्चन था, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाएगा, यानी कितना 7% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला बोला है कि 2 3 का बिंदु 2 3 का एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब क्या होगा। अब थोड़ा सा एक बात समझिए आप, जैसे आप प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन ना एसएससी में बहुत पूछा हुआ है। ठीक, एलडीसी में सीजीएल में भी पूछा हुआ है। ये हो गया, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये एक्स अक्ष है, ये दाहिने साइड पॉजिटिव होता है और इधर एक्स डैश होता है। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव और नीचे जो है नेगेटिव होता है। ठीक, अब ये बात आपको पता होगा ना कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स का भी वैल्यू वाई का भी वैल्यू दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है, एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों का दोनों निगेटिव हो जाते हैं। ठीक, दोनों निगेटिव हो जाते हैं। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव रहेगा और वाई निगेटिव रहेगा। ये बात पता होगा ना कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड, फोर्थ है। ठीक, कौन इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, दोनों निगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। तब हमें बोला है यहाँ पे कि देखिए कुछ भी बोले एक्स एक्सिस पर 2 3 का पॉइंट 2 3 का हमें प्रतिबिंब निकालना है। अच्छा एक चीज़ आप बताइए कि 2 3 जो होगा वो किस एक्सिस में होगा, किस मतलब कोऑर्डिनेट में होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा 2 और 3 का। ठीक, और इसका प्रतिबिंब हमें एक्स एक्सिस पे निकालना है। ये एक दर्पण, जिसको कहेगा ना कि इस पे इसका प्रतिबिंब निकालिए, उसको हम क्या मान लेंगे यहाँ से, तो दर्पण मान लेंगे। तो अब दर्पण में जब ये पॉइंट यहाँ है तो इसका प्रतिबिंब जस्ट इसके नीचे बनेगा। इस कौन से एक्सिस में, कौन से कोऑर्डिनेट में बन रहा है, तो फर्स्ट का फोर्थ में बन जाएगा। अगर सेकेंड में रहता तो किस में बनता है यहाँ पे, तो थर्ड में बन जाता है। बात क्लियर है यहाँ से, इसका इसमें बन जाएगा और इस प्रतिबिंब का इसमें बन जाएगा, इसका इसमें, इसका इसमें। जब एक्स एक्सिस को हम क्या मानेंगे, दर्पण मानेंगे तो, और वाई वाला मानेंगे तो देखिए फर्स्ट का सेकेंड में, फोर्थ का थर्ड में, और थर्ड का फोर्थ में, ये इंटरचेंज होता है। सिंपल, दर्पण इसको मान लेना है तो कहाँ बनेगा तो पता चल ही जाएगा। तो अब इसका प्रतिबिंब इस फोर्थ कोऑर्डिनेट में बनेगा, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स तो पॉजिटिव ही रहता है, केवल y चेंज होता है। y क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखे हैं पॉजिटिव निगेटिव, तो जब y निगेटिव हो जाएगा यानी कि आंसर हम लोग का क्या बन जाएगा, 2 - 3 हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात यहाँ से क्लियर हुआ, प्रतिबिंब वाला टोटल क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा इस बात को देख लीजिए एक बार, मूल बिंदु को भी अगर दर्पण मानते हैं तो उसका भी बता देते हैं। ये तो रहेगा, तो फर्स्ट का अगर एक्स एक्सिस को दर्पण माने तो फर्स्ट का फोर्थ में और फोर्थ का फर्स्ट में, सेकेंड का थर्ड में, थर्ड का सेकेंड में। अगर वाई को दर्पण मानिएगा तो फर्स्ट का सेकेंड में, सेकेंड का फर्स्ट में, फोर्थ का थर्ड में, थर्ड का फोर्थ में हो जाएगा। ठीक, ये बात रहा एक। ठीक, एक और इधर सीख लीजिए, वो भी आएगा, कभी आ सकता है। अब अगर हमें कह दे कि मूल बिंदु को एक्सिस मानना है, मूल बिंदु को अगर दर्पण मानना है, अगर मूल बिंदु को जब दर्पण मानते हैं ना तो उल्टा हो जाता है। ये फर्स्ट में रहेगा तो इसका डायगोनली चेंज हो जाता है, थर्ड में पड़ेगा, और जो सेकेंड में रहेगा उसका फोर्थ में पड़ता है, इसका फोर्थ में पड़ेगा, और फोर्थ का सेकेंड में रहेगा, फर्स्ट का थर्ड में, थर्ड का फर्स्ट में। ये बात क्लियर होगा कब, जब यहाँ से कहे कि मूल बिंदु को दर्पण माना जाए। मूल बिंदु अगर दर्पण हो तब ये कंडीशन होता है, फर्स्ट का थर्ड में, थर्ड का फर्स्ट में, 2 का फोर्थ में, फोर्थ का 2 में। कब होता है ये, तो जब मूल बिंदु को दर्पण मानेंगे। अदरवाइज अगर इसको दर्पण माने एक्स एक्सिस हो तो बताएं ही, वाई एक्सिस को बताएं ही। जैसे इसमें एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए इसी को कह दे कि 2 3 का आप प्रतिबिंब बनाइए, प्रतिबिंब दर्पण का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा अगर मूल बिंदु को दर्पण माना जाए, तो बोले कि इसमें आ जाएगा थर्ड में, तो दोनों का दोनों निगेटिव हो जाएगा, यानी कि -2 -3 ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन आपसे अब नहीं छूटेगा, टोटल बना लीजिएगा, बस यही 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसका आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। इसके साथ साथ आप मूल को भी देख लिए कि अगर मूल को दर्पण माना जाए तो क्या करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या का एलसीएम 48 है और उनका रेशियो 2:3 है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत देखे हैं। इसका एलसीएम 48 दिया हुआ है, क्या बोले थे कि जो रहेगा वो हम रेशियो का निकाल लेंगे। तो रेशियो का एलसीएम यहाँ से निकालिएगा तो 3 2 का एलसीएम 6 हो जाता है। 6 यूनिट का वैल्यू यहाँ से अगर 48 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो जाएगा, 6×8 = 48। तो अब हमें क्या पूछा है यहाँ से कि उन दोनों संख्याओं का योग पूछा है, इनका योग पूछा है, सम पूछा है, योग। तो योग क्या हो जाएगा, देखिए तो 3 2 5, तो 5 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 1 का वैल्यू जब 8 है तो 8 गुणे 5 का वैल्यू 8 5 40 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज़ यहाँ दिया रहेगा वो रेशियो का निकाल लेंगे। एलसीएम दिया है, एलसीएम 6 का वैल्यू 48, तो 1 का वैल्यू 8, तो यहाँ 3 2 5, 5 का वैल्यू 8 5 40 हो जाएगा। ठीक, अगला ये ऑप्शन नंबर यहाँ से ए में दिया है, ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अब देखिए ये रिमाइंडर थ्योरम का है। कल हम लोग रिमाइंडर थ्योरम आपका मॉर्निंग में शुरू होगा, स्टार्ट होगा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, तो अगर अभी तो समझ में नहीं आया, अगर पढ़े हैं तो आ जाएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो कल आकर देखिएगा। कल बहुत तरह का क्वेश्चन करेंगे, बेसिक से पूरा शुरू करेंगे। ठीक, ये बोला है ना कि 5 की पावर 105 को जब हम 126 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हम लोग का पूछ रहा है क्या होगा। देखिए जब भी रिमाइंडर का क्वेश्चन आए ना तो इसको भाजक बोलते हैं, ये भाज्य है। तो इसका जो बेस रहेगा ना, हम इससे एक अधिक +1 या -1, एक अधिक या एक कम में उसको हम तोड़ेंगे। ये जो भाज्य है इसको भाजक के एक कम या एक अधिक में हमको तोड़ना होगा। जैसे देखिए 5 5 25 5 125, तो 125 126 से एक कम, यानी 5 के पावर इसको 3 में हमें तोड़ना होगा। 5 के पावर 3, तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको भाग दे दीजिए 3 से, तो 3 एकम 3, 3 6 18, 3 7 21, 167 हो जाता है। जब इसको गुणा करिएगा तो इससे इतना ही मिल जाएगा। देखिए 7 3 21, 36 18 2 20, एकदम आ जा रहा है 500, और बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा 126। अब देखिए इसको, ये तो 125 हो जाएगा, तो 125 के पावर 167 बट्टा 126। ठीक, अब थोड़ा सा एक बात समझिए कि अगर इसमें 1 जोड़ देते, अगर 1 इसमें ऐड हो जाता तो ये 126 से कट जाता, यानी कि इसका रिमाइंडर जो एक कम रहेगा ना तो इसका रिमाइंडर -1 मानेंगे। तो जब -1 इसका रिमाइंडर हो गया और -1 के पावर जब 125 में 126 से भाग देंगे -1, जैसे मान लीजिए कि 15 को हमें कह रहा है कि अगर 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो एक तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8 हो जाएगा यहाँ से, और ये 7 रिमाइंडर हो रहा है। एक और इसमें क्या जोड़े कि ये कट जाए, तो 8 दूना 16, यानी कि माइनस में अगर रिमाइंडर लेना होगा तो 1 हो जाएगा, कि अगर 1 जोड़ रहे हैं तो कट जा रहा है। तो उसी तरह से इसमें अगर 1 ऐड कर रहे हैं तो ये कट जा रहा है, तो इसका मतलब -1 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। -1 कम है तो इसीलिए माइनस में लेंगे। अब -1 के पावर अगर ऑड नंबर रहे तो आपको पता ही है कि -1 के पावर ऑड नंबर तो -1 आ जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, तो माइनस में नहीं रिमाइंडर होता है तो क्या करते हैं, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए जिससे भाग देना रहता है उसमें जोड़ देते हैं। तो 126 जोड़ेंगे यानी कि 125 हम लोग का यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में थोड़ा कम आया होगा, क्योंकि आप रिमाइंडर नहीं पढ़े हैं। रिमाइंडर थ्योरी फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो कल आप 9 बजे लाइव होइएगा, उसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम, इससे बहुत अच्छा और भी क्वेश्चन, इस तरह का बहुत क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक, जैसे हमें क्या करना है कि ये 125 से एक अधिक या एक कम में इसको तोड़ना है, तो 126 से, तो ये 125 में टूट जा रहा है 5 के पावर 3, ये तो 125 और 126 से हमें भाग देना है, और पावर में 167 हो जा रहा है क्योंकि 3 में 67 से गुणा करें तो 501 आ रहा है। अब इस 125 को अगर 126 से भाग देंगे तो एक कम है, अर्थात -1 रिमाइंडर बच जाएगा, और -1 के पावर यहाँ पे 167 यानी ऑड नंबर है, -1 के पावर तो ये -1 ही हो जाएगा। तो अब हमें इसे पॉजिटिव बनाने के लिए जिससे भाग दिया जाता है यानी भाजक को हमें जोड़ देना रहता है, तो भाजक को जोड़े तो 125 आ जाएगा, यही हम लोग का रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे आइए। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कल आप 9 बजे लाइव आइए, 9 बजे आपको पता चल जाएगा। ठीक, रिमाइंडर थ्योरम हम लोग नंबर सिस्टम में देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है कि उस घन के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो घन का विकर्ण फॉर्मूला तो आपको याद ही है, घन का विकर्ण, घन का जो डायगोनल होता है ना विकर्ण √3a हो जाता है, √3 गुणे भुजा होता है, साइड हो जाता है। तो √3 और साइड कितना है 3 है, यानी कि 3√3, इसको आगे लिख देते हैं कि 3√3 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, √3 से गुणा कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। 59 नहीं है, देखिए 58 हो गया, और 59 क्या कर रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। देखिए
टाइम एंड वर्क तो आपको बहुत पढ़ा दिए कि 12 दिन में करते हैं, बी और सी कितना दिन में करते हैं यहाँ से, तो 15 दिन में करते हैं, और सी और ए मिल करके इसे 36 दिन में करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क लेना होगा जो कि तीनों का एलसीएम हो। ये टाइम है, टोटल वर्क लेना होगा, तो देखिए तीनों से कटने वाला यहाँ से 180 लेना होगा, 180 तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तब इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। तो 12 एकम 12 25 60 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो ये 36 5 180 हो जाएगा। ठीक, इनका हमने क्षमता निकाल लिया। अब हमें क्या बोला है कि यदि तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे, यानी ए बी सी अगर ये तीनों मिलकर काम को करें तो कितने दिन में करेंगे, तो तीनों का हमें क्षमता निकालना है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, तो ये 15 12 कितना हो जा रहा है, 27 और 5 32, टोटल जोड़ने पे ना 32 हो जा रहा है। लेकिन ये जोड़ रहे हैं तो a प्लस ए, 2a मिल रहा है, 2b मिल रहा है, 2bc मिल रहा है, यानी कि 2 इन कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता आ रहा है यहाँ पे 32 आ जा रहा है। ठीक, तो अगर इस दो को हटाना है, यानी इसका क्षमता a b और c तीनों का मिलाकर क्षमता कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये बात समझें कि नहीं? जैसे नहीं समझे तो फिर से देख लीजिए, a 2a हो जाएगा, b 2b और c 2c, 2 कॉमन ले लिए तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और क्षमता कितना आया, 32 आया। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इन लोगों का क्षमता 16 हो गया, तो कितना दिन में काम को करेंगे ए बी सी मिल करके, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनकी क्षमता से भाग दे देंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 और बट्टा क्षमता कितना है, 16 है। तो भाग दे दीजिए यहाँ से, देखिए 16 एकम 16 कटा दीजिए, पहले यहाँ से कटा देते हैं, 4 चौके 16 और यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16 4 25 20, यानी 45 बट्टा 16 हो जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दहा के 40, 11 हो जा रहा है ना, 11 चौके 44, 1 बचा तो 4 दूना 8 9 10 4 25 20 हो जा रहा है, यानी कि 11.25 दिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ दशमलव में आ रहा है, लास्ट में भाग दे देना है। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ तक तो समझ गए, कोई टेंशन नहीं है। ए बी सी का एफिशिएंसी कितना होगा, 16 हो गया। तो टोटल वर्क 180 है, तो 16 से हमने भाग दे दिया, कितना रहा है, 11.25 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर आइए, 60 नंबर क्या कह रहा है, 60 नंबर बोला है कि ए किसी काम को, देखिए यहीं आ गया, टाइम एंड वर्क ही है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है और ए और बी मिल करके उसी काम को 7.5 दिन में, यानी कि 7/75 ऐसे कर लेते हैं, 7.5 दिन यानी कि 15/2 कर लेते हैं। ठीक, 7.5 दिन का मतलब, जैसे 7.5 का मतलब हटाएंगे 10 और ये 5 से कटाएंगे तो 15, 5 दूना 10, यानी कि 5.5 7 5 क्या कर लिया हम लोग, 15/2 कर लिए। तो बी को कितना दिन अकेले काम करने में लगेगा, हमको बी का कह रहा है। टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा टाइम का। तो 15 और 15/2 का एलसीएम निकालना है। फ्रैक्शन का एलसीएम, यानी ऊपर का एलसीएम 15 आ जा रहा है, नीचे 1 है तो कुछ होगा ही नहीं, 1 से भाग देंगे, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इन दोनों का एलसीएम 15 आ गया, टोटल वर्क 15 आ गया। तो अब क्षमता ले लेते हैं, 15 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, 15/2 से भाग देंगे 2 आ जाएगा। ठीक, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो ए और बी का क्षमता अगर 2 है और ए अकेले 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और वैसे भी एक बात अगर ध्यान रखेंगे आप, तो अगर ये 15 दिन में कर रहा है और टोटल दोनों मिलकर 15/2 दिन में काम कर रहे हैं, इसका मतलब बी भी यहाँ से 15 दिन में ही काम करेगा। जहाँ आधा आया इसका मतलब बी भी क्या करेगा, 15 दिन में। निकालना है तो निकाल भी सकते हैं, बी कितना दिन में काम करेगा, 15 इसका क्षमता 1 आया गया, अर्थात 15 दिन में करेगा। ठीक, बात क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए ए 10 दिन में करता है और दोनों मिल करके 5 दिन में करते हैं, तो पूछा जाए कि बी कितना दिन में करेगा, तो बी भी 10 दिन में करेगा। जहाँ ए प्लस बी जो है मिल करके आधा आया है, ए प्लस बी आधा काम आया, तो ये दोनों 10-10 दिन में काम को करेंगे। बात क्लियर है यहाँ पे। जैसे 15 दिन में कर रहा है, ये 7.5 दिन हुआ, 15/2 हुआ, तो इसका मतलब बी भी 15 ही दिन लेगा। नहीं समझ में आया तो निकाल भी सकते हैं। जैसे फिर एक बार समझ लीजिए, डायरेक्ट आप कर लीजिएगा ना तो आपका टाइम बचेगा, इसलिए हम कर रहे हैं। जैसे कि ए अगर 30 दिन में काम को कर रहा है और ए और बी मिलकर अगर 15 दिन में काम कर रहे हैं, तो अगर हमें पूछा जाए कि बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो इसको निकालने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम 30 कर देंगे। अगर ए प्लस बी आधा दिन ले रहे हैं, इसका मतलब बी भी क्या लेगा, इसमें जितना ए किया है उतना ही समय में ए बी भी करेगा। क्लियर, तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे इस बात को। अगला आइए, ऐसा जहाँ भी आए आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए,
एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, ठीक। एक छिद्र की वजह से उसे भरने में 10 घंटे का समय लगता है। देखिए मान लीजिए एक नल है, नल इसे 9 घंटे में भर सकता है, ठीक। और जब नल प्लस छिद्र दोनों एक साथ रहते हैं, नल प्लस छिद्र दोनों एक साथ जब काम करते हैं तो इसे 1 घंटा अधिक यानी 10 घंटा लग जा रहा है, ठीक। यही बात हमें बोला हुआ है, समझ गए होंगे। ये नल 9 घंटा में और नल प्लस छिद्र 10 घंटा में, टोटल वर्क यहाँ से भी हम लोग निकाल लेंगे। तो 10 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक। ये टाइम हो गया तो क्षमता निकाल लेते हैं। टाइम एंड वर्क का ना इससे टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा। इसे भाग देंगे, ये 10 हो जाएगा, इसे भाग देंगे 9 हो जाएगा। अब हमें छिद्र का क्षमता निकालना है, क्योंकि पूछा हुआ है कि छिद्र कितने देर में खाली कर सकता है। तो देखिए दोनों का मिलाकर यहाँ से इफिशियंसी 9 है और अकेले नल का 10 है, तो 10 घटा देंगे यानी -1 इस छिद्र का क्षमता आ जाएगा। माइनस का मतलब कि खाली कर रहा है, ये -1 में आने का मतलब क्या हुआ कि नल छिद्र जो है खाली कर रहा है। तो हमें बोला है कि कितना देर में ये छिद्र खाली कर देगा, तो ये 90 और बट्टा इसका क्षमता 1 है, माइनस का मतलब कि खाली कर रहा है, तो 1 से भाग दे देंगे, अर्थात 90 घंटा में जो है खाली कर लेगा, ठीक। कितना देर में खाली कर लेगा, तो 90 घंटा में खाली कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। तो आसानी क्वेश्चन था। नल का क्षमता 10, छिद्र का क्षमता हमने निकाला, तो दोनों का 9 था, तो 9 में से 10 को घटाया यानी -1, और छिद्र खाली कर रहा है तो हमेशा जब भी खाली करने वाला का क्षमता हमेशा निगेटिव में आएगा। तो ये -1 खाली कर रहा है तो इसका क्षमता 1 हो गया, माइनस का मतलब खाली कर रहा है, तो 90 को खाली करने में कितना देर लगेगा, 90 घंटा लगेगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आइए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 क्या कह रहा है, एक इक्वेशन दिया है, ठीक। द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि kx² - 12x + 9 बराबर 0 है, ठीक। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, -0 रखा है, -0 नहीं है, बराबर 0 है, ठीक। कि मूल यदि बराबर है तो k का मान निकाले। देखिए जब अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो, कंडीशन यहाँ होता है अगर मूल बराबर हो तो d = 0 हो जाता है। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक होता है, ठीक। जब भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो d = 0, और d का वैल्यू, d जो होता है ना डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसका वैल्यू होता है b² - 4ac। कोई समीकरण है जैसे ax² + bx + c = 0 है, तो इसके लिए अगर मूल ये बराबर हो तो d = 0 हो जाता है, और d का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो b² - 4ac हो जाता है। तो बस हमें जब इसका भी मूल अगर बराबर है तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, तो इसका d निकालना होगा तो b²। देखिए b का वैल्यू -12 है, तो -12 का होल स्क्वायर 144, तो b² - 4a का वैल्यू, देखिए a का वैल्यू यहाँ से k है ना, k और c का वैल्यू 9 है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक। ये बात क्लियर हुआ। b² - 4ac = 0 होगा, क्योंकि जब मूल बराबर हो तो d = 0 हो जाता है। तो अब देखिए इधर उधर इसको कर लेते हैं, ये न चौके 36 हो जाएगा, 36 के बराबर 144 हो जा रहा है, इसको इधर लेके चले गए तो 36 × 144 हो जा रहा है, ठीक। 1 मिनट, 6 चौके 24, 4 हो जा रहा है ना, 4 × 24, 4 4 3 12 2 14, यानी 4 मर्त में यहाँ से कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो k का वैल्यू हम लोग का क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। बात यहाँ से समझ में आया। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लियर। ये बात ध्यान रखना है कि मूल बराबर तो d = 0, तो इसका d निकाल के 0 के बराबर के सॉल्व कर दिए, k बराबर कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अगला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 62 का। 63 है ये 63 हमें बोला है कि यदि 3 अंकों की संख्या 7x6 11 से पूर्णतः विभाजित है तो x का वैल्यू निकालना है। देखिए 11 से विभाजता का रूल बोले हैं कि अल्टरनेट अंकों के जोड़ने पर उनका अंतर जो होता है या तो 0 होता है, नहीं तो 11 का गुणज होता है। तो देखिए 7 × 13 - x बराबर, अब या तो 0 होगा या 11 का गुणज होगा, तो ये तो 0 कभी हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि 0 होने के लिए x का वैल्यू 13 लेना होगा, लेकिन 13 जो होगा 2 डिजिट का हो जाएगा, x यहाँ 1 डिजिट है, 3 अंकों की संख्या है, तो इसलिए 0 नहीं होकर के क्या होगा, 11 के बराबर होगा। 0 क्यों नहीं होगा आप समझ गए, तो 11 के बराबर होगा, तो यहाँ से x बराबर कितना निकल जाएगा, 13 - 11 यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। 13 - 11 यानी 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। 11 से डिविजिबिलिटी रूल आपको बताए हैं, विभाजता का रूल। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2164 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2164 है, बोला है कि ए 50 मीटर क्यूब
प्रति घंटे की दर से किसी टंकी को भर रहा है। पाइप बी उस टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और एक साथ खोले जाते हैं तो दो। देखिए बी जो है 4 घंटे में भरा है। देखिए कितना आसान ये हो जाएगा, अभी आपको जो बताए थे एक कंसेप्ट उसी से। बी 4 घंटा अकेले ले रहा है और ए और बी 2 घंटा ले रहे हैं। अभी क्या बोले थे कि जब इसका आधा आ जाए इसका मतलब ए भी कितना लेगा, 4 घंटा समय लेगा। ये बात क्लियर, अभी बताए थे आपको, जस्ट इससे पहले बताए थे कि अगर ये 4 घंटा ले रहा है, ये 2 घंटा ले रहा है तो ए का निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये भी क्या लेगा, 4 घंटा लेगा। अगर ये 1 घंटा में कितना भर रहा है यहाँ पे, तो 50 मीटर क्यूब भर रहा है, तो 4 घंटा में कितना भरेगा, तो गुणा कर लीजिए, 50 चौके 200 हो जाएगा, यानी कि 200 मीटर क्यूब जो हो जाएगा वो टंकी की क्षमता हो जाएगा। ठीक, यही पूछा हुआ था कि टंकी की क्षमता मीटर क्यूब में क्या होगा, तो 200 मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। बात यहाँ से समझ में आया। ये 4 घंटा ले रहा है, ये 2 घंटा, दोनों मिलकर ले रहे हैं, इसका मतलब ए भी क्या लेगा, 4 घंटा लेगा। इसको निकाल भी सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 4 घंटा, 1 घंटा में 50 भर रहा है तो 4 घंटा में 200 भरेगा, अर्थात 200 टंकी की क्षमता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 65 है ये। 65 देखिए क्या कर रहे हैं, 2, 5, 8, 14, 21। ठीक, इसका बोला है ना कि माध्य निकाले। देखिए माध्य कितना आसान है, माध्य आपको बताए हैं कि सबको जोड़ करके और जितनी संख्या है 2, 2, 4, 1, 5 संख्या है, 5 से भाग दे देंगे। सबको हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड करके, सबको यहाँ से ऐड करके और आप 5 से भाग दे दीजिए क्योंकि 5 संख्या है। ठीक, तो देखिए 14 और 21 कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। 35, 5, 40, 8, 48, 2, 50 हो जा रहा है। 50/5, इसका मतलब 10 जो हो जाएगा हम लोग का मीन हो जाएगा, यानी माध्य 10 हो जाएगा। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये 66 नंबर। 66 नंबर देखिए, कह रहा है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये की राशि कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ राशि का कोई यूज ही नहीं है, 1 से 2 गुना हो रही है, ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है, तो ये हमारा ब्याज कितना मिल रहा है, 1 मिल जाएगा। तो ब्याज बराबर मूलधन भी 1 है, समय 4 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है और बट्टा 100 हो जाएगा। 4 से कटा लीजिए 25, यानी यहाँ से क्या निकल जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का 25% हो जाएगा। ठीक, आप रुपये का यूज करें या नहीं करें यही हम लोग का आंसर रहेगा। ठीक, तो 25% हो जाएगा। 1 से 2 गुना हो रही है राशि, यानी ब्याज हमें 1 मिलेगा, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर का बट्टा 100, रेट निकालना था तो 25% हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये 67, बहुत आसान इधर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, 67 में कह रहा है कि ए का 25% है, तो ए का 25/100 बराबर यहाँ से बी है, तो 25 चौके 100, यानी कि ए बट्टा बी हम निकाल लेते हैं। ए बट्टा बी कितना आ जा रहा है, 4:1 आ जा रहा है। ठीक, 4:1। तब हमें पूछा क्या यहाँ से कि 160 का बी प्रतिशत, देखिए बी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू 4 है, तो बी का वैल्यू 1% करेंगे ना, बी का वैल्यू हमें रख देना है 160 का बी प्रतिशत, यानी कि 1% निकालेंगे तो 1/100 हो जाएगा, और बराबर पूछा है कि ए के कितने परसेंट के बराबर होगा, तो ए का वैल्यू यहाँ से 4 है, तो 4 के कितने प्रतिशत के बराबर है, मान लेते हैं कि x% के बराबर है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। बात समझ में आई, फिर से एक बार समझिए, ये तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गए होंगे। ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 1, तो बोला था कि 160 का बी परसेंट, यानी बी का मान 1 आया तो 160 का 1% निकालेंगे, बराबर ए का कितना परसेंट के बराबर है, तो ए का वैल्यू 4 है, तो 4 का हमने मान लिया x% के बराबर है, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, दोनों परसेंटेज था तो एक कट भी जाएगा, लेकिन समझने के लिए लिख दिए थे। अब ये 4 चौके 40, यानी 40 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 40%, यानी जहाँ ऑप्शन होगा कि ए का 40% वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए का 40% ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर क्या कह रहा है, 68 क्या बोला है कि 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन के आयु के 8 गुनी थी। देखिए 5 वर्ष पहले -5, कल भी देखे थे, फादर और उसके सन यानी रोहन है और रोहन के फादर हैं, इनके 8 गुना थी, यानी 8:1 का रेशियो हो जाएगा। ठीक, 8 गुना थी तो 8:1 हो जाएगा। अब बोला है कि 5 वर्ष बाद उनका जो रेशियो हो जा रहा है वो 10:3 हो जा रहा है, 10:3 हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ से अंतर तो बराबर है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। 10 में से 8 गया 2, 3 में से 1 गया 2, और इधर अंतर 5, 5, 10 का हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 यूनिट का वर्ष में वैल्यू कितना है, 10 वर्ष है।
2 यूनिट का मान 10 वर्ष है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या पूछा है आपसे, रोहन की वर्तमान आयु निकालना है। तो रोहन यहाँ से 1 है ना, तो 1 का ही वैल्यू हमें निकल गया है 5 वर्ष, लेकिन ये 5 वर्ष कब निकला है, 5 साल पहले का उम्र निकला है। तो अगर वर्तमान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वर्तमान में करने के लिए 5 इसमें जोड़ देना होगा, तो 5 + 5 यानी कि 10 वर्ष हो जाएगा। रोहन अभी कितने साल का है, तो 10 साल का है। बात क्लियर है यहाँ से। 5 साल पहले का ये दिया हुआ है, 1 का वैल्यू 5 आया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे तो अभी वर्तमान का निकल जाएगा, यानी कि वर्तमान में रोहन 10 साल का है। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक, 2169 हमें क्या कह रहा है, बोला हुआ है कि इंजन की खराबी के कारण एक एक्सप्रेस ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 9/10 चाल से चल रही है। देखिए स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, पहले स्पीड था और बाद वाला स्पीड, ठीक, नया वाला स्पीड। पहले को अगर हम 1 मानते हैं तो अभी वाला इसका 9/10/9 है ना, इसके 9/10 चाल से चल रही है, नया वाला 9/10 चाल है। ठीक, ये स्पीड का रेशियो हमें दिया हुआ है। देखिए फिर से समझ लीजिए, ये पहले 1 था तो अभी कितना है, 9/10, यानी रेशियो में बदलेंगे तो 10 से गुना कर लेंगे, यानी कि 10:9 आ जा रहा है। देखिए स्पीड का रेशियो क्या निकल गया, 10:1 हो गया। तो आपको बहुत बार बताए हैं कि जो टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड का उल्टा होता है, तो ये 9:10 आ जाएगा, 9:10 आ जाएगा, किसका, टाइम का रेशियो हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें बोला है कि अगर इस चाल से चलती है तो 2:28 PM में जाने के बजाय, 2:28 में पहुंचने के बजाय 2:34 में पहुंच रही है। ठीक, 34 PM में पहुंच रही है। देखिए क्वेश्चन यहाँ तक तो आसान था, अभी इसके बाद से थोड़ा सा समझने वाला है। ये यहाँ से अगर 9/10 चाल से चलती है तो लेट से पहुँचेगी, लेट से पहुँच रही है। कितना लेट से पहुँच रही है, देखिए यहाँ से तो 28 में पहुँचना था तो 34 में पहुँच रही है, यानी कि 6 मिनट लेट की है। कितना लेट की है, यहाँ से 6 मिनट लेट की है। और इधर कितना लेट कर रही है, 1 यूनिट लेट कर रही है। ये बात क्लियर, यहाँ 9 पहले ले रही थी, अब 10 ले रही है समय, इसका मतलब 1 यूनिट लेट की है। तो इसी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 6 मिनट के बराबर है। ठीक, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 6 मिनट के बराबर है तो ओरिजिनल जो समय है पहले वाला वो 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट का वैल्यू 9 × 6 = 54 मिनट हो जाएगा। इसका मतलब इसे 54 मिनट में पहुंचना था, लेकिन यह समय ज़्यादा ली है। कितना ज़्यादा ली है, तो 10 × 6 मिनट ज़्यादा ली है। तब 54 मिनट में पहुंचना था, तो ये पूछ रहा है कि कब से चली थी, चलने का समय हमें पूछ रहा है कि चलने का टाइम क्या था, उसका टाइम क्या था। तो देखिए ओरिजिनल इसके पहुंचने का टाइम था 2:28, और ये पहुंचने में 54 मिनट अगर समय ले रही है तो हम 54 इसमें से घटा देंगे तो हमारा चलने का समय निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं, 2:38 में ये पहुंच रही है ओरिजिनल समय, और ओरिजिनल समय ये 54 मिनट ले रही है। तो हम अगर 54 मिनट इसमें से घटा देंगे, 54 मिनट घटा दीजिए तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए ये 60 दे देगा, यहाँ से 60 कैरी हो जाएगा, तो 8 में से 4 जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ 6 2 8 में से 5 जाएगा 3, यानी कि 1:34 PM में ये चलना शुरू की है। ठीक, नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ लिख देते हैं। देखिए थोड़ा सा समझिए, यहाँ से थोड़ा समझिए, आप फिर से एक बार समझ ही लीजिए। यहाँ तक तो समझ गए होंगे, कोई टेंशन नहीं है। कहाँ तक, तो ये 9:10, तो ये 10:09 है, तो ये 9:10 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाता है टाइम। ठीक, अब यहाँ समझिए कि 28 में पहुँचना था, 34 में पहुँच रहे, यानी कि 6 मिनट एक्स्ट्रा ली है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो ओरिजिनल समय 9 है, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 54 मिनट हो जाएगा। और ये 2:28 में पहुंचती है, और ये 54 मिनट का समय ली है। ठीक, 54 मिनट का समय ली है, तो अगर 54 इसमें से घटा देंगे तो हमारा चलने का समय निकल जाएगा। ये चलने का समय निकल जाएगा, चलने का समय। ये बात समझ में आया कि नहीं, ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, चलने का समय। तो ये कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो देखिए आपको घंटा मिनट वाला सवाल घटाव समझ में आता है ना। ये 1 घंटा इसको देगा तो ये 60 मिनट हो जाएगा, तो 60 और 20 कितना हो जा रहा है आपका, 88 में से 54 घटा दीजिए तो 8 में से 4 गया 4, 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, 34 हो जा रहा है, इधर 1 हो जा रहा है, यानी 1:34 PM में ये खुल गई थी, तो 54 मिनट ले करके 2:28 में पहुंच गई। ठीक, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 1:34 PM, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 54 मिनट समय ली है और पहुंची है कब आपका, 2:28 में। तो खुलने का समय क्या है, 1:34। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 2170 थोड़ा समझिएगा।
कह रहा है कि 10,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से एक वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से 10% है और टाइम जो है 1 वर्ष है, ठीक, 1 वर्ष। ये वाला हो गया वार्षिक वाला, वार्षिक। तो यहाँ से ब्याज हमारा जो कितना मिलेगा, देखिए CI कितना मिलेगा, तो 10 गुणे 1, 1 साल का तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, तो 10% हम लोग का CI का प्रतिशत हो जाएगा। अब अगर यहाँ से अगर छमाही हो जाता है, यहीं अगर छमाही हो जाएगा तो रेट आधा हो जाता है, आपको बताए थे, तो 5% हो जाएगा और टाइम डबल हो जाता है, यानी 2 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ से 5% का 2 वर्ष का CI का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 5 5 10 और 5 5 25, 10.25 निकल जाता है, ठीक। ये निकालना भी बताया आपको, पहला साल का 5, दूसरा साल का 5, फिर 5 का 5% यानी कि 0.25। अब सबको जोड़ दीजिए तो 10.25 मिल रहा है। तो अब 10.25 मिल रहा है, पहले 10 मिलता था, यानी कि अंतर कितना है, 0.25% अंतर हो जा रहा है। तो यहाँ से अंतर हम रुपया में निकाल लेंगे, 10,000 रुपया है और इसका कितना अंतर मिला है, 0.25% हटाएंगे 100 और ये 2 जीरो हटाएंगे 2 जीरो और हो जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, यानी 25 रुपये का अंतर होगा। दोनों के चक्रवृद्धि ब्याज में कितना का अंतर होगा, 25 रुपये का अंतर होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझें तो एक बार और समझ लीजिए। रेट 10% है, टाइम 1 है, तो यहाँ से CI का मिलेगा 10 मिलेगा, 10 से कम 10। पहला साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है, ठीक। अब अलग पहुँचता है, अगला बार छमाही कह रहा है, तो छमाही में रेट आधा हो जाता है, समय 2 गुना होता है, तो 5% की दर से 2 साल का 10.25 हो जाता है, निकालना यहाँ बता दिए। तो ये 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो यहीं 25% अंतर हो जाएगा, यानी कि 25 रुपये हो जा रहा है। 10,000 का 25% निकालेंगे 0.25%, तो हम लोग का 25 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जा रहा है, C आ जा रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 71 नंबर क्या कह रहे हैं। 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें, ठीक, 30 क्वेश्चन, लगभग 80 तक पहुंचेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या बोला है, 71 नंबर बोला है कि A + B = 9 और A² + B² = 53 है, ठीक। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा सोच के बनाइएगा तब भी बन जाएगा, लेकिन उससे आसान आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, A² + B² + 2AB = 81 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हमें 53 दिया है, तो 53 इधर जाके घट जाएगा, यानी कि 2AB का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2AB का वैल्यू 13 में से 11 में से 3 जाएगा 8, और यहाँ कितना बचा 7 में 28 हो जा रहा है, तो AB का वैल्यू 14 आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 2AB का वैल्यू हमें पूछ रहा था, तो AB का वैल्यू 14 आ जा रहा है। तो आसान क्वेश्चन था, फार्मूला का यूज़ कर लिए, ठीक। चलिए 72 देखिए क्या बोला हुआ है, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, बोला है 2172 बोला है कि एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु को 486 में बेच रहा है। ये जब 486 में बेचा है तो इसे 8% लाभ हुआ है, तो ये 486 किसके बराबर है, 108% के बराबर है, ठीक। अब हमें बोला है कि अगर 414 में बेचे तो क्या होगा। देखिए एक ही लाइन में बन जाएगा, सिर्फ 486 का वैल्यू 8% लाभ हुआ है, तो 8 से ज़्यादा है, 100 से 8 ज़्यादा है। अब 414 का वैल्यू हम निकाल लेंगे कितना प्रतिशत आ रहा है, अगर 100 से ज़्यादा होगा तो लाभ होगा, 100 से कम होगा तो हानि होगा, तो निकाल लीजिए एक एक नियम से। 108/486 और गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ से 414 हो जाएगा, ठीक। देखिए बस कटाना है इसको, ये देखिए तो 9 से कट जा रहा है ना, 9 25 45 46 47 9 चौके 36, और ये 9 से कटा रहे हैं, 9 एकम 9 और 9 दूना 18, फिर कट जा रहा है, 6 दूना 12 6 9 54 हो जाता है, ठीक। 18 से ही कट जाता है, ठीक। तो चलिए कोई बात नहीं, 9 6 54 हो जा रहा है, ठीक। नहीं सॉरी 4 से कटा है ना, 12 है ना, तो 6 दूना 12 और 6 9 54 हो जा रहा है। अब ये देखिए तो 9 से कट जा रहा है, 9 चौके 36 और 5 बचा, 9 छक्के 1 14 है ना जी, 414 है, ठीक, 414। तो 9 चौके 36 और 5 बचा, 9 छक्के 54 हो जा रहा है, यानी कि 46 दूना 92 आ जा रहा है। अच्छा 92% का मतलब ये 100 से कितना कम है, तो 8 कम है, तो 8% का हानि होगा यहाँ से।
8% का क्या होगा हम लोग का हानि होगा, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का आंसर। बात क्लियर आपको समझ में आया? देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, 486 में बेच रहे हैं तो 8% लाभ, यानी 486 का वैल्यू 108% के बराबर है, तो 414 का वैल्यू निकालें, 92% आ रहा है, अर्थात 8 कम है 100 से, तो 8% की हानि होगी, अगर ज़्यादा रहेगा तो लाभ होगी। ठीक, तो ऑप्शन हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, 73 में बढ़ते हैं। 73 कह रहा है कि 3 बक्सा का वजन 4, 5 और 11 kg है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से इस बक्सों को किसी भी संयोजन का किलोग्राम में कुल वजन नहीं हो सकता है? ठीक, देखिए बोला हुआ है हमें, ये 15 दिया है, 16 दिया है, 17 दिया है, 20 दिया है। कह रहा है कि किसी भी 2 को या 3 को किसी को भी जोड़ने पर इसमें कौन सा ऐसा है जो नहीं आ सकता है? तो बहुत आसान है, देखिए 15 आ जाएगा ना, 11 4 जोड़ेंगे 15 आ जा रहा है, 16 है तो 11 में 5 जोड़ेंगे 16 भी आ जाएगा, और यहाँ से तीनों को जोड़ देते हैं तो 11 4 15 5 20 भी आ जा रहा है, अर्थात क्या नहीं आ रहा है? 17, तो 17 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, किसी भी तरह से जोड़िएगा तो 17 कभी भी नहीं आएगा, तो ये तो आसान क्वेश्चन है जी। चलिए अगला आइए, 74 नंबर क्या कर रहा है? 74। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 2/7 हिस्सा अपने पत्नी के नाम पर करता है, शेष पूंजी का 1/3 हिस्सा अपने पुत्र के नाम पर करता है, और शेष बची हुई पूंजी को अपने 3 पुत्रियों में बराबर बराबर बांट देता है। यदि अपने पुत्र के हिस्से से देखिए सबका नीचे ना 1/7 है, 2/7 है, 1/3 है, 2/3 है, तो 7 3 से कटने वाला, यानी कि टोटल पूंजी हम उसका 21 मान लेते हैं। ठीक, टोटल अपने मन से 21 मान लेते हैं, तो कुछ भी मान सकते हैं हम, 7 और 3 से कटने वाला लिए हैं, तो 21 का अपने बीवी को कितना दे रहा है? देखिए अपने वाइफ को 21 का 2/7 दे रहा है, तो 7 3 21 यानी 3 दूना 6 जो है अपने वाइफ को दे रहा है। ठीक, इसको कटा लिए, 21 का 2/3 यानी कि 6 वाइफ को दिया। अब यहाँ से कर रहा है कि अपने सन को कितना दे रहा है, तो शेष यानी कि 21 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15, और इस 15 का 1/3 हिस्सा दे रहा है, तो 3 5 15 यानी कि 5 इसको मिला। ठीक, 5 पुत्र को मिला और 6 वाइफ को मिला, तो अपने डॉटर को कितना देगा? तो देखिए तो 6 5 11, 21 में से 11 घटा लेंगे कितना हो जाएगा? 10, और इस 10 में 3 डॉटर है तो 3 से भाग दे देंगे तो 1 डॉटर का निकल जाएगा, और इसी 1 डॉटर का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे तो अब थोड़ा सा एक बात यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे 1 0 छोड़ दिया है। ठीक, 4 0 लगाया है ना, 2 में 4 0 लगाया है, 4 0 नहीं होगा, वहाँ पे 5 0 होगा, 1 0 मिसिंग है, आप वहाँ पे बना लीजिएगा। ठीक, कि 2 लाख रुपया है, यदि प्रत्येक पुत्री को 2 लाख रुपया मिल रहा है तो उसके पास कितना रुपए टोटल था? तब एक बात बताइए कि 10/3 का वैल्यू अगर 2 लाख है तो ये 0 से 0 कटा लेते हैं, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 दूना 6 पे 4 0 हो जाएगा, यानी कि 60,000 रुपया हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 60,000, तो टोटल उसके पास कितना था? 21 यूनिट, तो 21 यूनिट का वैल्यू 60 गुणे 60,000 में हम क्या करेंगे? 21 से गुणा कर लेंगे, तो देखिए 4 गो 0 यहाँ से हो जाएगा आपका, और 6 कम 6 6 दूना 12, यानी कि 12,60,000 रुपये टोटल उसके पास था। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 1 0 मिसिंग था, ये 2 लाख रुपया था, 20,000 रुपया नहीं था, उसको आप बना लेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो देखिए एक बार, टोटल हमने 21 मान लिया, सबके हर से कटने वाला संख्या, यहाँ पे आप कुछ भी मानिएगा आंसर वही आएगा। ठीक, 21 हमने कटने वाला मान लिया कि आसानी से कट जाएगा, तो 21 का 2/7 अपने वाइफ को दे रहा है, ना कि 6 आ जा रहा है, तो अगर 21 में से 6 वाइफ को दे दिया तो शेष 15 बचा, और इस 15 का 1/3 अपने सन को दे रहा है जो कि 5 आ रहा है। अब 6 यहाँ दे दिया, 5 यहाँ दे दिया, यानी कि 11 हो गया, तो 21 में से 11 घटाएंगे तो 10 को जो है अपनी 3 पुत्री में बराबर बराबर बांट रहा है, तो 10/3 हो जाएगा, और 1 पुत्री का हिस्सा जो है 2 लाख था, तो 10/3 यूनिट का वैल्यू 2 लाख, तो 1 यूनिट का वैल्यू 60,000, तो 21 यूनिट टोटल था, तो टोटल उसके पास कितना था? 12,60,000 रुपया हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? 75 बोला है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई निकालना है। देखिए एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है?
पाई आर एल होता है, पाई आर एल इजकल टू कितना दिया है यहाँ पे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2200 दिया हुआ है, ठीक। वक्र पे क्षेत्रफल तो मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। जो आर दिया है ना, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है देखिए, तो हमें रेडियस 14 दे दिया है, 14, ठीक। त्रिज्या वाले एक शंकु का तो एल यहाँ से निकल जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए 2200 हो जाएगा। तब ये 22 से 22 कटा लिए यानी कि 100 आ जा रहा है, और यहाँ से 7 दूना 14, तो 2 से 50 हो जा रहा है। एल का मान यहाँ से 50 निकल गया। अच्छा एक चीज़ बताइए कि ये हमारा एच है, हमें ऊंचाई पूछा हुआ है, एच नहीं पता है, एल 50 है और ये 14 है, ठीक। तो अब यहाँ से पाइथागोरस पर में नहीं लगा देंगे, 50 से 14 है तो निकाल लेंगे। अगर ट्रिपलेट आपको पता है तो ध्यान से देखिए, ट्रिपलेट पता है तो तुरंत निकाल लीजिएगा। 50 यहाँ कर्ण हो गया, 14 ये हो गया, और ये इसका वैल्यू हमें नहीं पता है। अगर 2 से इसको कम कर देते हैं, 2 से कटा देते हैं देखिए, तो ये 25 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो 25 7 का क्या ट्रिपलेट बनता है, 24 बनता है। अगर आपको बात पता है तो 25 7 का 24 बनता है, 25 7 24। तो ये 2 से कम किए थे तो इसका 2 गुना कर देंगे, तो 24 दूना 48 हम लोग का क्या निकल जाएगा, हाइट यहाँ से निकल जाएगा। एच बराबर क्या हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर जो है हम लोग का हाइट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। बात ऐसे क्लियर हुआ? नहीं आपको अगर समझ में आया तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एच बराबर √50 का होल स्क्वायर और -14 का होल स्क्वायर। तो यही बात आ जाएगा, आपका 48 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। देखिए, और ट्रिपलेट अगर समझिएगा ना तो बहुत आसानी से कर लीजिएगा। ये 50 है, 14 है और ये पता नहीं है, ठीक। तो 50 का अगर आधा करते हैं तो 24 आ रहा है, 25 आ रहा है, और ये 14 का आधा 7 आ रहा है। तब ये 25 7 24 ट्रिपलेट बनता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो 24 का यहाँ आधा किए थे तो 2 गुना करेंगे, 48 सेंटीमीटर हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ से हाइट आ जाएगा, ठीक। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 76 नंबर क्या कह रहा है, 76 देखिए। 76 बोला है कि 2 ट्रेन एक ही समय पर चलना शुरू करती है, एक 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एम से एन की ओर। देखिए शहर है, ये एम शहर है और ये एन शहर है। यहाँ से ए ट्रेन चल रही है एम से एन की ओर, जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर की औसत चाल से चलती है, ठीक। 54 किलोमीटर, ठीक। और एम से शहर एन की ओर जाती है, जबकि बी एन से एम की तरफ आ रही है। बी जो है इधर से इधर की तरफ आ रही है और इसका चाल हमें नहीं पता है। मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, ठीक। और दोनों शहरों के बीच की दूरी 960 किलोमीटर है, ये 960 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो कह रहा है कि 8 घंटे बाद अगर एक दूसरे को पार करती है तो दूसरे वाली का चाल पूछा हुआ है। ये 8 घंटे में पार कर रही है, तो आपको क्या बताए थे कि समय बराबर, यहाँ से हो जाता है समय बराबर दूरी बटा सापेक्षिक चाल हो जाता है। जब दोनों ट्रेनें चल रही है तो सापेक्षिक चाल हो जाता है। तो देखिए 8 घंटा में पार कर रही है और दूरी कितना है, 960 है, और दोनों विपरीत डायरेक्शन में आ रही है तो सापेक्षिक चाल यहाँ से जुड़ जाता है, यानी कि 54 + x हो जाएगा। और देखिए इसको कटा दीजिए, 12 8 96 120 हो जा रहा है ना, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर 120 - 54 हो जाएगा, यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा, ये चाल हो जाएगा जो बी से चल रही है उसी का चाल हो जाएगा। यानी ऑप्शन मिला दिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, ऐसा बहुत बार आया है। दोनों जब चल रही है तो समय बराबर दूरी बट्टा सापेक्षिक चाल हो जाएगा, और डायरेक्शन अपोजिट है तो चाल जुड़ जाता है यहाँ पे। तो हमने इसको कटा दिया तो 54 + x = 120 आ गया, तो 120 में से 54 जाएगा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा जो है दूसरे वाली का चाल निकल जाएगा, ठीक। चलिए अगला आइए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 77 बोला है कि एक तीर्थयात्री 7.5 घंटे में 7.5 घंटा में ये चल रहा है कितना, तो 50 किलोमीटर चल रहा है, ठीक। 50 किलोमीटर जाता है, ठीक। अब बोल रहा है कि यदि उसे कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चल रहा है, देखिए पैदल इसमें से चला है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बैलगाड़ी से जाता है। बैलगाड़ी से किस चाल से जाता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक। तो अब हमें बोला है कि पैदल चलकर तय की गई दूरी हमें निकालना है। देखिए इसको एलिगेशन से ना बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा। ये 4 किलोमीटर 12 किलोमीटर और ये टोटल का जब स्पीड निकालेंगे तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर 50 बट्टा 7.5 कर लेंगे यहाँ से, तो 0 से 0 हो जाएगा, यानी कि 25 3 75 25 20 बट्टा 3 आ जा रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 20 बट्टा 3 आ जा रहा है। ये बात समझ में आया।
अगर 3 को ये हटाएंगे ना तो क्या करेंगे, 3 से सबको गुणा कर लेंगे, तो 12 तिहाई यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 36 हो जा रहा है। और ये 3 से गुणा करेंगे ना तो 4 तिहाई ये 12 हो जा रहा है, ये 12 हो गया, ये 36 हो गया और ये 20 है। अब एलिगेशन लगा दीजिए। बट्टा में अगर 3 है ना तो 3 से सबको गुणा कर लेंगे, तो 12 तिहाई 36, 4 तिहाई 12 और ये तो 3 से गुणा करेंगे, 3 कट जाएगा ना, 20 आ गया। तो 36 में से 20 चला गया, यहाँ से 16 निकल गया। अनुपात 12 में से आपका 20 गया, 20 में से 12 गया, 8 आ जा रहा है, यानी कि 2:1 का रेशियो आ जा रहा है। ये जो समय का रेशियो है ना, टाइम का रेशियो 2:1, यानी कि 3 का वैल्यू अगर यहाँ से कितना था आपका समय 7.5 है, 7.5 है। तो देखिए 2 जो गया है ना वो पैदल गया, पैदल का हमें दूरी पूछ रहा है, तो पैदल 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 5 निकल जाएगा। ठीक, 3 यूनिट का वैल्यू जब 2.5 है तो 2 यूनिट का कितना निकल जाएगा, 5 घंटा का समय ले रहा है। तो अगर 5 घंटा समय ले रहा है पैदल जाने में और पैदल का चार्ज 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा जो पैदल जाने में 4 × 5 यानी कि 20 किलोमीटर जो है पैदल गया है। ठीक, ये बात समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो देख लीजिए, एलिगेशन से इसे आप आसानी से बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, पैदल का चाल 4 किलोमीटर और बैलगाड़ी का चाल 12 किलोमीटर, टोटल जो है एवरेज निकाल लिए, एवरेज स्पीड तो 50/60 की 20/3 आ जा रहा है। 3 को हटाने के लिए सबको गुणा कर लिए, 36, 12 और 20 आ जा रहा है। रेशियो निकाल लिए, 2:1 का रेशियो आ रहा है। टाइम का रेशियो, टाइम यहाँ पे 3, 2:1 मतलब 3 हो गया, तो 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे टोटल टाइम 7.5 घंटा लग रहा है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 5 लग रहा है। 2 इसलिए निकाल रहे हैं कि ये 2 समय लगा है इसे पैदल जाने में, तो 2 का वैल्यू अगर 5 निकल गया तो 5 घंटा अगर पैदल जाने में उसे समय लगता है और पैदल का चाल 4 है तो 5 चौके 20 किलोमीटर पैदल वाला दूरी हो जाएगा। क्लियर? अगर पूछता कि बैलगाड़ी से कितना गया तो अब 50 में से 20 घटा दीजिएगा तो 30 भी आ जाएगा, या फिर 1 घंटा समय निकाल कर उससे गुणा कर देंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा। यहाँ से जो समय होगा, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल करके यानी 2.5 आएगा, 2.5 से इसको गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। ठीक, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एलिगेशन से आसानी से बन जाएगा। 78 नंबर आइए, 78 बोला है कि एक व्यापारी 200 केजी अनाज खरीदता है, 8,000 रुपये में 200 केजी अनाज खरीदता है, परिवहन में 4% हिस्सा नष्ट हो जाते हैं, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे शेष बचे अनाज को किस भाव से बेचना होगा। देखिए सबसे पहले तो ये 8,000 में खरीदा है, 8,000 रुपये में खरीदा है, और कितना अनाज खरीदा है तो 200 केजी खरीदा है। ठीक, अब हम देख रहे हैं ये डायरेक्ट हम एसपी देखिए कैसे निकाल रहे हैं, बहुत आसानी से एक लाइन में निकल जाएगा। 200 रुपये में खरीदा है, 200 केजी खरीदा है, तो इसमें से उसका 4% नष्ट हो गया है, तो बचा कितना, 4% हिस्सा नष्ट हो गया तो 96% बच जाएगा। ठीक, 96/100 ये नहीं बचेगा, जो बेचने वाला रहेगा 4% जब नष्ट हो जाता है तो बचा कितना 96%, यानी कि 96 और बट्टा 100 को हम ऊपर भेज देते हैं। ठीक, 100। अब ये जो हो गया शेष बेचने वाला हो गया, और इसे बेचना है तो कितना लाभ से बेचना है तो 20% लाभ, तो 20% लाभ मतलब 120/100। ये बात समझे? अब कुछ नहीं है, इसको कटा दीजिए, निकल जाएगा आंसर आपका। 800 रुपये में 200 केजी खरीदा था, 4% बर्बाद हो गया तो बचा कितना है 96%, तो परसेंटेज के लिए 100 ऊपर भेज दिए, और 20% लाभ पे बेचना है तो 120/100। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कटा देंगे 0 से 0 और 12 8 96 हो जाएगा, 8 से कटाए यहाँ से 1000 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से 20 5 100 यानी कि 50 आ जाएगा, 0 से 0 20 5 100, तो हम लोग का क्या आ जा रहा है यहाँ से कि 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हमें बेचना होगा। ठीक, विक्रय मूल्य निकालना था, डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकल गया। देखिए एक बार और समझ लीजिए आप इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। 8,000 में खरीदा और कितना केजी खरीदा था, 20 केजी खरीदा था, तो बेचना होगा तब भी 20 केजी बेचेगा, लेकिन इसमें से 4% नष्ट हो गया तो बचा कितना 96%, 96/100 तो 100 को ऊपर भेज लिए, और कितना परसेंट लाभ पे बेचना है 20% लाभ, तो 120/100 हमने कटा कर निकाला, 50 रुपये प्रति केजी की दर से उसे बेचना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर आ जा रहा है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 79 नंबर, ये 78 था, 79 देखिए। 79 नंबर क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 79 बोला है कि 5x/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2 प्लस 4/3x बराबर 5/6। तो कह रहे हैं ना कि x का वैल्यू निकालना है, तो आसान क्वेश्चन है, गुणा कर देंगे सिर्फ। देखिए कितना हो जाएगा 5x/2 माइनस
3 से 3 कट जाएगा ना कि 5/2 हो जाएगा, ठीक। प्लस फिर इसमें गुणा करेंगे तो 5 चौक के 20/9x हो जाएगा, ठीक, बराबर 5/6 हो जाएगा। अब x वाला को एक साइड, बिना x वाला को एक साइड कर लीजिए, तो 5/2x प्लस 20 माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, सॉरी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। तो माइनस 20/9x इज इक्वल टू 5/6 प्लस 5/2 हो जाएगा। अब सिर्फ जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, ये 18 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 9 18 यानी कि 9 5 45, और यहाँ पे 45 में से आप 40 घटा लीजिए, ये 9 दूना 18 तो 20 दूना 40 हुआ, तो 45 में से 40 चला जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 5x बच जाएगा, बराबर। अब इधर जोड़ दीजिए, 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 6 तो 5 हो जाएगा, प्लस 2 3 6 तो 5 3 15, 15 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कटा लीजिए, 36 18 हो जाएगा, यहाँ से 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी तिरछा गुणा कर लेंगे, x का वैल्यू हम लोग का 4 3 12 आ जा रहा है, ठीक। तो 12 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था, सिर्फ हमें जोड़ देना था, x का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, कितना आ जा रहा है 12 आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, सिर्फ बट्टा पर का जोड़ था और कुछ नहीं था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 80 नंबर कह रहा है कि 48 और 54 का एलसीएम निकालना है, ठीक। एलसीएम देखिए, एलसीएम निकालने का बहुत आसान तरीका आपको बता रहे हैं। फैक्टर कर लीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 हो गया। अब 54 लाने के लिए 3 तो है, तो 27 दूना 54 होता है ना, 3 दूना 6 है, 6 9 54, यानी 9 से गुणा कर लेंगे आ जाएगा। तो ये आप किसको तोड़े थे 48 को, यानी 48 में हमें 9 से गुणा कर लेना है, हम लोग का आंसर हो जाएगा। 9 8 72 कर 2 7 हो जाएगा, और 9 चौके 36 और 7 कितना हो जाएगा 6 7 13, यानी कि 432 जो हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा 432, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी जो है आंसर आ जा रहा है, ठीक। तो चलिए बस आज इतना रहने देते हैं। 2180 यानी कि हम लोग आज 30 क्वेश्चन किए, 30 क्वेश्चन आज भी किए, 2180 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक। तो चलिए कल हम लोग 2200 भी क्रॉस कर जाएंगे, ठीक। आगे कल अब देखा जाएगा। तो बस उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आप दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ठीक। देखिए इसमें जो ये ALP टेक्नीशियन स्टेज 2 का ये आप अभी देख लिए होंगे, इतना ही क्वेश्चन से आपको पता चल जा रहा है कि इसका क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल है, ठीक। आसान क्वेश्चन है, जो हम लोग ग्रुप डी का देख रहे थे, और अब ALP टेक्नीशियन का तो ये आसान है, ग्रुप डी के कंपैरिजन में इसका क्वेश्चन आसान है। फिर इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि जेई वाला था, तो जेई वाला का भी क्वेश्चन थोड़ा इससे टॉप था, ठीक, हल्का टॉप था। और देखिए टॉप और आसान कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट क्लियर है तो आपका बनेगा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, सीजीएल का हो, ग्रुप डी का हो, किसी का भी हो, और कंसेप्ट नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कंसेप्चुअल अगर पढ़ना है 0 से तो आप 9 AM वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए। 9 AM में हम लोग आपका बेसिक से नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं, ठीक। तो उसमें 8 वीडियो डल चुका है, प्लेलिस्ट में भी है, आप वहाँ से जाकर देखिए, और जो आपको दिक्कत हो वो आप वहाँ से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक। कोई भी क्वेश्चन फंसे आपका, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप देखिएगा तो इतना बेसिक से बनाते हैं कि आप खुद भी बना दीजिएगा, उसमें कोई फंसने वाले सवाल ही नहीं हुआ, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और घर पर बैठ कर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक। चलिए ओके बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें।